ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। ये प्रोग्राम हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर पेश किया जाता है। 22 जुलाई के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। दिल्ली में काकरोच जनता पार्टी का एहतजाजी मार्च को रोकने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत मुतअद्दिद अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी और रिहाई। दिल्ली की सड़कों पर निकलने वाले हजारों इंडियन तुलबा क्यों एहतजाज कर रहे हैं और क्या ये मोदी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है? ये एक जोक, एक सैटारिकल कॉन्सेप्ट के तौर पर ये CJP पार्टी शुरू हुई थी, लेकिन अब ये एक मूवमेंट बन गया है और इस मूवमेंट में ट्रिगर भले ही एजुकेशन रिफॉर्म हो, लेकिन इसके पीछे की जो फ्रस्ट्रेशन है उसको सुनना बहुत जरूरी हो रहा है इस वक्त सरकार के लिए, ऐसा तमाम जानकार मानते हैं। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 11वें रोज हमले, ट्रंप की जेरे जमीन जोहरी तनसीब को निशाना बनाने की धमकी। ट्रंप का यह भी कहना है कि जब तक ईरान बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होता हमें कोई दिलचस्पी नहीं। उनका यह भी कहना है कि जल्द मजीद मुमालिक भी इब्राहिमी मुआहिदों में शामिल हो जाएंगे। I think a tremendous success. I think you're going to see a lot of countries joining pretty soon. As you know, we have our original group, and it's so successful for them. ईरानी फौज की कुवैत में अमरीकी अड्डों पर हमलों की तस्दीक। Trump's comments come as Jordan, Bahrain and Kuwait all came under attack on Tuesday, with residents in Kuwait already rationing energy consumption after earlier attacks on power plants across the country. मॉनसून बारिशों से इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर और पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में तबाही, 39 अफराद हलाक, फ्लड अलर्ट जारी। पूरे ना ऐसे क्राउड ब्रेस्ट ना 92 में हुआ था, 1992। और जानिए क्या पिघलती बर्फ दुनिया के मौसम को बदल रही है, एक नई तहकीक का आगाज। साइंसदान दोबारा ग्रीनलैंड का रुख कर रहे हैं ताकि ये पता लगा सके कि कैसे गर्म होते समंदर ग्लेशियर्स को पिघलाने और उन्हें समंदरों में गिरने पर मजबूर कर रहे हैं। मिलिए मट्टी के बर्तन और खिलौनों की रिवायत जिंदा रखने वाले कारीगरों से। 5000 साल पहले वादी सिंध की तहजीब में मिट्टी से बने हुए खिलौने और बर्तन रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा होते थे। वक्त बदला, तहजीबें बदली, मगर ये हुनर नस्ल दर नस्ल चलता रहा। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन का हिस्सा रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली में दाखिला और मुकाबला जाती इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तगियों, पेपर लीक्स और तालीमी निज़ाम के खिलाफ तुलबा का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। जंतर मंतर से पार्लियामेंट की जाने मार्च करने वाले हजारों मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जबकि पुलिस के मुताबिक मुतअद्दिद एहलकार और मुजाहिरीन जख्मी हुए और कई अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। यह एहतजाज गुज़िश्ता 3 हफ्तों से जारी है और इसकी क़यादत नौजवानों के प्लेटफॉर्म काकरोच जनता पार्टी यानी CJP कर रही है। ताहम अब तक इस तहरीक में मुख्तलिफ तुलबा तंजीमें, सिविल सोसाइटी और आम नौजवान भी शामिल हो चुके हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि ये सिर्फ इम्तिहानात या पेपर लीक्स का मसला नहीं, बल्कि पूरे तालीमी निज़ाम में शफाफियत, रोजगार के मौके और नौजवानों के मुस्तकबिल का सवाल है। तहरीक को उस वक्त मजीद तवज्जो मिली जब मारूफ माहिर तालीम और समाजी कारकुन सोनम वांगचुक समेत कई तुलबा ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। तहरीक को उस वक्त मजीद तवज्जो मिली जब मारूफ माहिर तालीम और समाजी कारकुन सोनम वांगचुक समेत कई तुलबा ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। 23 रोज तक जारी रहने वाली भूख हड़ताल के बाद 3 तुलबा रहनुमाओं ने माहिरीन तालीम, अराकीन पार्लिमान और समाजी शख्सियात की अपील पर एहतजाज का ये मरहला खत्म कर दिया। एहतजाज करने वाले 3 बुनियादी मुतालबात पेश कर रहे हैं। सोनम वांगचुक के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए, वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें या उन्हें बरतरफ किया जाए और नीट 2026 के मुबैना पेपर लीक से मुतासिरा तुलबा के खानदानों को मुआवजा दिया जाए।
पुलिस कार्रवाई पर अपोजिशन जमातों और इंसानी हकूक की तंजीमों ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पुरअमन मुजाहिरीन पर ताकत के इस्तेमाल पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि एहतजाज के हक को महदूद किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद ने भी तुलबा के खिलाफ कार्रवाई की मजम्मत की है। सियासी मुबसरीन के मुताबिक ये तहरीक अब सिर्फ एक तुलबा एहतजाज नहीं रही, बल्कि नौजवानों में बढ़ती हुई बेचैनी, महंगाई, बेरोजगारी और तालीमी बद इंतजामी के खिलाफ वसी तर अवामी रद्द-ए-अमल की शक्ल इख्तियार कर रही है। उनका कहना है कि अगर हुकूमत ने इन खदशात को संजीदगी से ना लिया तो ये एहतजाज मुस्तकबिल में मोदी हुकूमत के लिए एक बड़ा सियासी चैलेंज साबित हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक दिल्ली की सड़कों पर नजर आने वाला ये हुजूम इस बात की अलामत है कि नौजवान नस्ल अब सिर्फ इंतखाबी वादों से मुतमईन नहीं, बल्कि तालीम, रोजगार और शफाफ निज़ाम से मुतालिक अमली इक़दामात का मुतालबा कर रही है, और यही मुतालबात आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत का अहम मौजू बन सकते हैं। हज़ारों हज़ार यंगस्टर्स इसमें शामिल हुए हैं। कुछ हफ्ते पहले तक सवाल उठ रहा था कि ये जो सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी इसकी फॉलोइंग हो रही है, ऑनलाइन इतने लोग जुड़ रहे हैं, क्या जब सड़कों पर उतरने की बारी आएगी तो क्या भारत के नौजवान, जो युवा पीढ़ी है, वो उतरेगी भी सड़कों पे कि नहीं? और तस्वीरों में साफ हो गया कि कैसा भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो, बारिश हो, कुछ हो, हज़ारों की संख्या में लोग जंतर मंतर आए, यंगस्टर्स आए, 16, 17, 18 साल के छात्र आए, स्टूडेंट्स आए इसमें पार्टिसिपेट करने। जंतर मंतर मेरे आने जाने की जगह थी। कुछ साल पहले तक यहाँ पर प्रोटेस्ट होना आम बात थी, पर पिछले करीब एक दशक में कहा जाए तो इंडिया में उतने बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट बहुत ही कम हो गए। किसानों का प्रोटेस्ट था, उसके अलावा बहुत बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट होना बंद हो गए। एक मजबूत सरकार है और अक्सर ये सुनने में आता है कि कुछ कह पाना शायद मुश्किल ही हो। यहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं जो इसको कवर कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि नौजवानों की आवाज़ बहुत बुलंद है, और अगर इस वक्त नौजवानों की बात नहीं सुनी हुकूमत ने या उसको सीरियसली नहीं लिया गया तो एक तरह से उनको नज़रअंदाज करने वाली बात होगी। ये एक जोक, एक सैटारिकल कॉन्सेप्ट के तौर पर ये सीजेपी पार्टी शुरू हुई थी, लेकिन अब ये एक मूवमेंट बन गया है, और इस मूवमेंट में ट्रिगर भले ही एजुकेशन रिफॉर्म हो, लेकिन इसके पीछे की जो फ्रस्ट्रेशन है उसको सुनना बहुत ज़रूरी हो रहा है इस वक्त सरकार के लिए, ऐसा तमाम जानकार मानते हैं। गुज़िश्ता 20 जून को इंडियन पार्लियामेंट के करीब शुरू होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के दौरान समाजी कारकुन सोनम वांगचुक के साथ चंद तुलबा ने भी 28 जून को भूख हड़ताल शुरू की थी और आज उसे ख़त्म कर दिया है। ये तुलबा कौन हैं और उनके मुतालबात क्या हैं, जानिए गाफिरा कादिर से। इंडिया की दारुल हुकूमत दिल्ली में मेडिकल एग्जाम टेस्ट में मुबैना बदउनवानियों के खिलाफ एहतजाज 3 हफ्तों से ज़्यादा अरसे से जारी है। गुज़श्ता रोज़ इंडियन पार्लियामेंट तक निकाले गए मार्च में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इस प्रोटेस्ट में समाजी कारकुन सोनम वांगचुक की शमूलियत ने काफ़ी तवज्जो हासिल की, ताहम वहाँ 3 स्टूडेंट्स भी भूख हड़ताल पर बैठे थे, नेहा, आमीन और मनीष कुमार, जिन्होंने 22 दिन बाद अपनी भूख हड़ताल कल ख़त्म कर दी। ये स्टूडेंट्स वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ तालीम के शोबे में गड़बड़ियों और बढ़ती फीस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने आज मंगल के रोज़ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी एड्रेस किया। लेकिन ये स्टूडेंट्स कौन हैं और उन्होंने भूख हड़ताल क्यों शुरू की थी, आइए मालूम करते हैं। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं 30 साल का हो चुका हूँ और मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले का हूँ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरी पीएचडी चल रही है। हम सोनम जी के साथ हंगर स्ट्राइक पर हम लोग बैठे थे। इस देश की जितनी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको बर्बाद किया जा रहा है, उनमें सरकार फंड एलोकेट नहीं कर रही है, उनकी फीसेस बढ़ाई जा रही हैं। मैं जिस यूनिवर्सिटी से आता हूँ वहाँ पीएचडी की फ़ीस 500 रुपये थी, अब वो बढ़ करके 20,000 हो गई है। लगातार जो मार्जिनल कम्युनिटी के स्टूडेंट हैं उनको एक्सक्लूड करने की कोशिश की जा रही है। तो पेपर लीक आज इस देश में शिक्षा व्यवस्था के समक्ष एक बड़ा मतलब न्यू नॉर्मल सा हो चुका है और गवर्नमेंट उसको सीरियस नहीं ले रही है, बल्कि उसको लेजिटिमाइज कर रही है। मेरा नाम नेहा है एंड आई एम 29 years old. I am a PhD student at JNU. It's a built-up frustration of all of these years which students latched on to this time and expressed immense solidarity and support towards. So as the student movement of this country, as part of the student movement who's been fighting these issues,
we felt it was an inevitable continuation of our journey for a better education, public education in this country, and that is why we are sitting here. My name is Amin. I am 28 years old and I hail from Ludhiana. We are here demanding his resignation. We are here demanding accountability from the government, but we're also here to question the very root cause of such a system. इन स्टूडेंट्स ने अपना भूख हड़ताल तो ख़त्म कर दिया है, लेकिन उनका एहतजाज अभी भी जारी है। ताहम हुकूमत की तरफ से उनके मुतालबात पर अभी तक कोई जवाब या रद्द अमल नहीं आया है। इंडिया के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर होने वाले एहतजाज के दौरान मुख्तसर तौर पर हिरासत में लिया था। बाद उन्हें दीगर कांग्रेस रहनुमाओं के साथ रिहा कर दिया गया। राहुल गांधी ने धरने के दौरान हुकूमत पर तुलबा के मसाइल नजरअंदाज करने और पुरअमन एहतजाज को ताकत के जरिए दबाने का इल्जाम भी आयद किया। पुलिस ने एहतजाज मार्च को रोकने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत मुतअद्दिद अपोजिशन रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी को जबरदस्ती हटाया गया और इस दौरान वो मामूली जख्मी भी हुए, जबकि हुकूमत ने एहतजाज को कानून और ज़ाब्ते की खिलाफवर्जी करार दिया है। संसद मार्च के दौरान मची अफरा तफरी, पुलिस कार्रवाइयों, लाठी चार्ज और इस मंच को हटा दिए जाने के बाद एक बार फिर से जंतर मंतर का ये प्रदर्शन स्थल जो है भीड़ से भर रहा है। पिछले 1 घंटे में ही यहाँ हजारों लोग पहुंचे हैं और इनमें कई ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जो पहली बार यहाँ आए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने कल रात जारी एक बयान में बताया है कि कल हुए प्रदर्शनों में 60 पुलिसकर्मी घायल हुए और 70 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पुलिस कार्रवाइयों के बावजूद यहाँ हमें कई लोग ऐसे मिले जो इस प्रोटेस्ट में पहुँच रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। कुछ भी हो जाए, whatever happens in the protest, you don't run away and go home. और एक सवाल जो सबसे बड़ा इस प्रोटेस्ट से उठ रहा है कि क्या रूप ये प्रोटेस्ट आगे चल के लेगा। अगर सरकार स्टूडेंट्स को मार सकती है तो वी नो कि आवर फ्यूचर इज हाउ मच ब्राइट एंड द कंट्री इज डूम्ड। कल आप नहीं आई थी, आज आप क्यों पहुंची हैं? क्योंकि हमने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स को जब गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट कर रही है तो हम जैसे लोगों का आना ज़रूरी है। यहाँ हमें कई लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कल लाठी चार्ज का सामना किया और वो फिर से इस प्रोटेस्ट साइट पे पहुँच रहे हैं। कोई डर नहीं है आपके मन में? अब ना, अब कल हो चुका, अब जो होना था। घर वाले परेशान होंगे बहुत? हाँ ऑब्वियसली। फिर भी आप यहाँ हैं? आना पड़ा है, गलती उन्होंने की है, सजा तो मिलेगी उनको, मिल रही है। पिछले 24 घंटे में आपकी सोच में क्या बदलाव आया? सोच हौसले कुछ मजबूत हुए हैं। हाँ, पीछे नहीं हटेंगे इनकी। हाँ, चारों ओर से घेर दिए थे बच्चे को और ऊपर से मारना लाठी, ये नहीं कि एक गोला फेंक दिए बच्चे भाग गए, एक के बाद दो, दो के बाद दो, ऐसे 10 के 10 एकदम ऐसे मार रहे थे। फिर भी आप यहाँ खड़े हैं? खड़े हैं, क्या करेंगे भाई, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा ना। ये आंदोलन आगे क्या शक्ल लेगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ ये समाप्त हो जाएगा या जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सुधार की मांग उठेगी? ये सब आगे देखने की बात होंगी। फिलहाल जंतर मंतर पर नारों का शोर है, युवाओं में यहाँ जोश है और बहुत से ऐसे युवा आज हमें मिले हैं जो पहली बार इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए बेताब है। ताहम उनका कहना है कि जब तक वो बामानी बातचीत के लिए तैयार नहीं होते हमें कोई दिलचस्पी नहीं। वो ओवल ऑफिस में लेबनान के सदर जोसेफ ऑन से मुलाकात के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। ईरान के बारे में ABC न्यूज़ की नामानिगार मैरी ब्रोस के सवाल के जवाब में ट्रंप का कहना था कि आप नहीं जानती कि पसे पर्दा क्या बातचीत हो रही है। उन्होंने दावा किया कि ईरानी मुज़ाकरात के लिए बेताब हैं। उनका कहना था कि जब तक ईरान बामानी अंदाज में बातचीत के लिए तैयार नहीं होता अमेरिका को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। अमेरिकी सदर ने जोहरी हथियारों को ईरान के साथ तनाज़े की बुनियादी वजह करार दिया। उनका कहना था ये सब जो कुछ हो रहा है इसकी वजह जोहरी हथियार हैं। अगर वो किसी तनसीब को दोबारा फाल करने की कोशिश करते हैं तो हम उस तनसीब को निशाना बनाएंगे, ऐसी किसी भी जगह को जहां वो जोहरी सरगर्मियों के बारे में सोच भी रहे होंगे। हम पूरी ताकत के साथ उन्हें निशाना बनाएंगे। ट्रंप ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा है कि सच तो ये है कि उन्होंने अभी कुछ देखा ही नहीं। हम अब तक नरम रवैया इख्तियार किए हुए थे। That was a road to a nuclear weapon.
And our deal will be a wall. It already is. They can't have a nuclear weapon right now. It would take them years to produce it. And we will absolutely attack the new site that they're talking about. I mean, how about these people? They're in this because of nuclear weapons, and they're trying to possibly reconstitute a site. We'll hit that site. Any site where they're even thinking about nuclear, we'll be hitting it very, very powerfully. Now, nobody knows, except the Iranians, the damage that we've done to them. We have done damage that will take them 20, 25 years to recover from. So if we left tomorrow, we had a big success, but we're not leaving tomorrow. उर्दन के सदर से मुलाकात के बाद इब्राहिमी मुआहिदों के बारे में बात करते हुए ट्रंप का कहना था कि उनके ख्याल में इब्राहिमी मुआहिदे एक ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर रहे हैं, और उनका ये भी कहना था कि उनका ख्याल है कि बहुत जल्द कई ममालिक इसमें शामिल हो जाएंगे। उनका कहना था कि जैसा कि आप जानते हैं कि इसका एक इब्तिदाई ग्रुप मौजूद है और ये इनके लिए बहुत कामयाब रहा है। मेरे ख्याल में लेबनान का भी इसमें एक बहुत अहम मुकाम है। बहराए अहमर में हौसियों की जानिब से बहरी नाकाबंदी की धमकी से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अब तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मुमकिन है कि हो भी जाए। अमरीकी सदर का कहना था कि हम मामलात संभाल लेते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उससे निमट लेंगे। We've had no problem with the Houthis. They've had no problem with us for a long period of time, including during this conflict. I think that if there is something like that, we'll just have to take care of business. इसी दौरान अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग 11वें रोज में शिद्दत इख्तियार किए रही। अमेरिकी फौज ने ईरान में फौजी तनसीबात, ड्रोन मराकज़, बहरी असासों और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुसलसल 11वीं रात फिजाई हमलों की तस्दीक करते हुए कहा है कि इन कार्रवाइयों का मकसद आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी को दरपेश खतरात को कम करना है। दूसरी जानिब ईरानी फौज ने तस्दीक की है कि उसने ऑपरेशन लाइटनिंग के 21वें मरहले में कुवैत के मगरबी इलाके में वाक़े अमरीकी फौज के ज़ेरे इस्तेमाल दोहा गैरिजन की लॉजिस्टिक तनसीबात और गोला बारूद के ज़खायर को तबाहकुन ड्रोन हमलों का निशाना बनाया है। कुवैत ने भी ईरानी हमलों के नतीजे में बास बिजली घरों और डिसैलिनेशन प्लांट्स को नुकसान पहुंचाने की तस्दीक की है, जबकि बहरीन और उर्दन ने ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा किया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी स्टेटमेंट ऐसी ही है जो हम पहले भी देख चुके हैं। इसमें कहा गया है कि अमेरिका ने ईरान में फौजी कमांड सेंटर्स और दीगर मकामात पर हमले किए हैं। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उस सलाहियत को कम करना है जिसके जरिए वो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले आम तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमले कर सकता है। ईरानी मीडिया में अस्फहान और चाबहार में धमाकों की खबरें भी सामने आई हैं। जनूबी ईरान में वो शहर के करीब वाक़े जौहरी बिजली घर के नज़दीक भी धमाकों की इतलात हैं। अभी तक इन हमलों से होने वाले नुकसान के बारे में ज़्यादा मालूमात सामने नहीं आई हैं। दूसरी जानिब ईरान का कहना है कि उसने भी बहरीन और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान के मुताबिक इन हमलों में वहाँ मौजूद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब के एक बयान में ये भी कहा गया है कि बहरीन में अमेज़न के एक डाटा सेंटर पर भी हमला किया गया। ईरान का कहना है कि ये कार्रवाई ईरान में शहरी बुनियादी ढांचे पर अमेरिका के पहले किए गए हमलों के जवाब में की गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की एक और ज़ेरे ज़मीन जोहरी तनसीब को निशाना बनाने की धमकी देते हुए कहा है कि अमरीका ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद सख्त कार्रवाई करेगा, जबकि ईरान ने खबरदार किया कि अगर उसके जोहरी तनसीबात पर हमला हुआ तो अमरीका और उसके इत्तेहादियों के मफादात को पूरे खित्ते में निशाना बनाया जाएगा। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि वाशिंगटन अब भी सिफारती मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ताहम उनके बकौल ईरान संजीदा मुज़ाकरात पर आमादा नहीं। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेट ने इंकशाफ किया कि ईरान के खिलाफ जंग पर अब तक 37.5 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं और पेंटागन ने मजीद 87 अरब डॉलर की इजाफी फंडिंग तलब कर ली है, जिस पर अमरीकी कांग्रेस में शदीद सियासी इख्तलाफात सामने आए हैं। इलाकाई कशीदगी के असरात आलमी तवानाई मंडियों तक भी पहुंच रहे हैं। यमन के हूसियों की धमकियों के बाद बहराए अहमर में बाज सऊदी आयल टैंकरों ने अपना रास्ता तब्दील कर लिया है, जिससे आलमी तेल की तरसील और कीमतों के बारे में खदशात मजीद बढ़ गए हैं। This is still one of the biggest market surprises of this year because, say, 6 months ago,
if you spoke to an analyst and you said the Strait of Hormuz is completely closed or partially closed, people would have said, well, clearly oil should be costing $150 or $200 per barrel. दूसरी जानिब पाकिस्तान ने एक बार फिर कशीदगी में कमी पर जोर देते हुए कहा है कि वो खित्ते में अमन के लिए गैर जानिबदार, सालिस और सहूलतकार का किरदार जारी रखेगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात में तहम्मुल और सिफारती हल की ज़रूरत पर जोर दिया, जबकि ईरानी वज़ीर दाखिला ने GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के दौरान इलाकाई सलामती के लिए ताउन जारी रखने के अज़म का इयादा किया। इस सारी सूरत हाल में सवाल ये है कि आखिर ईरान की मौजूदा हिकमत अमली क्या है। ये सवाल रखा हमने पाकिस्तान के साबिक सफीर इमरान अली के सामने। दो तीन बातें पता चली। एक तो ये कि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाबुल मंदब ने बंद होना ही होना है, और एक ईरानी दोस्त से बात की जो आज से 30 साल पहले दोस्त बना था, इसलिए उसकी दोस्ती नहीं। वो कहता है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो है ही ये कि हमने मैक्सिमम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड को हमने रोकना है या हमने उनकी जिंदगियां डिसरप्ट करनी है। कहता है कि आपने ये वर्ड्स उसके बता रहा हूँ कि कल वर्ल्ड कप में खुशी खुशी थी, दुनिया ने ज़रूर ये फील किया होगा कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है, तो इसलिए गाजा में रोज बंदे मारते हैं। दुनिया का कोई ज़मीर नहीं है, दुनिया का कोई कॉन्शियंस नहीं है, दुनिया की सिर्फ एक चीज़ है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मैंने वही उससे अगला सवाल किया जो आपने करना था कि यार पाकिस्तान ने एक ऐसा MOU बनाया था जिसकी टिल्ट आपकी तरफ थी। ये एक तबका है, वो ये फरमाते हैं कि आपके MOU के ऊपर अगर अमेरिका सिंसियर होता तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाला मैकेनिज्म था उस पर हमसे बात करता। आपके MOU को एक दोस्त कर, उसने ये भी कहा कि ईरान के अंदर फीलिंग ये है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती हमारी अब्दी है। मैंने कहा यार तो फिर आप हमारी सऊदी अरेबिया के साथ जो रिलेशनशिप है उसको देखते हुए क्यों कहते हैं हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। वो कहते हैं हमने दुनिया की सी लेन्स बंद करनी है तो हमें दुनिया में इंसाफ मिलना है। मैंने ये लंबी बात इसलिए की कि जो उनकी थिंकिंग है ना वो ये है। इमरान अली, वक्त देने का शुक्रिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुल्क के फौजी सरबराह ओलेक्सेंडर सिरस्की को बरतरफ कर दिया है। ये फैसला मकबूल वज़ीर दिफा मिखाइलो फेदरोव की बरतरफी के चंद रोज़ बाद सामने आया है, जिसके नतीजे में मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए थे। इब्तदाई तौर पर यह अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि फेदरोव की मौजूदगी का ताल्लुक उनके और सिरस्की के दरमियान इख्तलाफात से है, और बाद में इनकी तस्दीक भी हो गई है। 35 साला फेदरोव को वजारत दिफा में नई तवानाई पैदा करने, मुसल्लह फ़ौज में इस्लाहात लाने और बदउनवानी के खिलाफ मुहिम की क़यादत करने पर भरपूर सराहा जाता रहा है। दूसरी जानिब 50 साला सिरस्की को यूक्रेन में बहुत से लोग सोवियत तर्ज के एक ऐसे कमांडर के तौर पर देखते हैं जो फ़ौज में बुनियादी तब्दीलियाँ लाने से गुरेज़ा थे। वज़ीर दिफा मिखाइलो फेदरोव को बरतरफ किए जाने के खिलाफ 6 रोज़ तक वसी पैमाने पर एहतजाज जारी रहा और ज़ेलेंस्की पर सिरस्की को भी ओहदे से हटाने का दबाव बढ़ता गया। सिरस्की की जगह 43 साला मिखाइलो ड्रापाटी को मुकर्रर किया गया है, जिन्हें जंगी तजर्बे का हामिल और मकबूल जनरल समझा जाता है। I determined that the new commander-in-chief of the armed forces of Ukraine will be Mikhailo Drapati. Михайло Драпати. Насамперед, на фоні зростаючої агресії з боку Російської Федерації ми маємо бути ми до цього завжди. और अब दुनिया की दीगर बाकी अहम आलमी खबरों पर एक नजर डाल रहे हैं गजनफर हैदर। चीन ने साउथ चाइना सी के एक मुतनाज़ टीले पर पीर के रोज़ होने वाले तसादुम पर फिलिपीन के सफ़ीर को तलब कर लिया है। इस जगह फिलिपीन की एक फ़ौजी चौकी कायम है। फिलिपीन ने कहा है कि इसका एक नेवी एहलकार ज़ख्मी हुआ है, लेकिन बीजिंग का कहना है कि फिलिपीन ने चीनी कोस्ट गार्ड पर हमला करके इस वाक़े को भड़काया है। इस इलाके पर चीन और फिलिपीन दोनों ही मिल्कियत का दावा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में खातून ने कुदरती तौर पर 4 बच्चों यानी क्वाड्रुपलेट्स को जन्म दिया है। डॉक्टरों ने उनके हमल को इंतहाई पेचीदा और ख़तरनाक करार दिया था और 4 बच्चों की बैक वक्त पैदाइश को नहायत गैर मामूली। 34 साला जेनिफर नमवाना और उनके शौहर जॉथम के पहले ही 4 बच्चे हैं और जब इन्हें मज़ीद 4 बच्चों की आमद की इत्तला मिली तो वो हैरतज़दा रह गए।
मॉनसून की शदीद बारिशों और अचानक आने वाले सैलाबी रेलों ने इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। दोनों इलाकों में मजमूई तौर पर 39 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं और हुकाम ने मजीद बारिशों के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में राजौरी, पौंच, कठुआ, डोडा, बडगाम और कोलगाम समेत कई इजला शदीद मुतासिर हुए हैं, जहां मुसलसल बारिशों और बादल फटने के वाक़यात के बाइस 25 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। सैलाबी रेलों से सैकड़ों मकानात, दुकानें, सड़कें और पुल तबाह हो गए, जबकि मुतअद्दिद इलाकों से सैकड़ों अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। खराब मौसम के बाइस अमरनाथ यात्रा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है और जम्मू और श्रीनगर शाहराह भी बंद है। कम से कम लगभग 500 तक व्हीकल जो गई वो जो बैगी हैं, प्लस जो लोगों का बिल्डिंग का नुकसान हुआ जो गिरी हैं, लोगों की शॉप, रेडीमेड शॉप हैं, अच्छा वो सब गिर गया है। So look at these visuals. The Jammu and Kashmir police is on the ground. They have clearly said to the locals over here, don't come to the low-lying areas and near the river. Let me show you the water level of the Manovar river. You can clearly see how the water current over here and the flow of water has been rapidly increasing. उधर पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में 19 जुलाई से जारी बारिशों और फ्लैश फ्लड्स के नतीजे में 14 अफराद हलाक और 19 जख्मी हुए हैं। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी PDMA के मुताबिक मुतासरा इजला में पिशावर, नौशहरा, खैबर मर्दान, बाजोड़, दीर, चतराल, मानसेरा और दीगर इलाके शामिल हैं, जबकि 28 मकानात को जुज़वी या मुकम्मल नुकसान पहुंचा है। हुकाम ने दोनों खित्तों में अवाम को नदी नालों, दरियाओं और लैंड स्लाइडिंग के खतरे वाले इलाकों से दूर रहने की हिदायत की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक मजीद बारिशों का इम्कान है, जिसके पेश नज़र रेस्क्यू इदारों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पाक अफगान शाहराह पर फ्लैश फ्लड की उसकी गाड़ी जो है वो नजर गई और बह गई और रेस्क्यू 1122 ने जो बॉडी है वो रिकवर की। इसी तरह एक और शख्स जो है उसकी गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई और ड्राइवर को मकामी अफराद ने जो है वो रेस्क्यू किया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में जो है जो टीमें हैं वो तैनात किए गए हैं। इसी तरह पेशावर का इलाका है रेगी, वहाँ पर एक शख्स जो है वो फंसा हुआ था और काफ़ी कोशिश की गई कि उसको जो है वो रेस्क्यू किया जाए, लेकिन बलाखिर जो सैलाब के तेज़ मौजे हैं वो उनका नज़र हो गया और वो भी पानी में बह गया। बरतानिया से साइंसदानों की एक टीम एक ऐसे साइंसी मिशन पर रवाना हुई है जिससे मौसमियाती साइंस के एक निहायत अहम सवाल का जवाब तलाश करने में मदद मिल सकती है। ये टीम एक तहकीकी जहाज पर सवार होकर ग्रीनलैंड पहुंची है, जहां माहिरीन इस बात का जायजा लेंगे कि तेजी से पिघलती हुई बर्फ समंदरी धारों को किस हद तक मुतासिर कर रही है। ये समंदरी धारें दुनिया भर के मौसम और आबो हवा के तवाज़न को बरकरार रखने में इंतहाई अहम किरदार अदा करती हैं। इस हवाले से ली मिलन की रिपोर्ट पेश कर रही है खतीजा अली। ये दुनिया के सबसे दूर दराज के और सबसे ड्रामाई मनाजिर हैं, लेकिन यहाँ पेश आने वाली तब्दीलियों के असरात हमारे घरों के करीब महसूस किए जा सकते हैं। साइंसदान दोबारा ग्रीनलैंड का रुख कर रहे हैं ताकि ये पता लगा सके कि कैसे गर्म होते समंदर ग्लेशियर्स को पिघलाने और उन्हें समंदरों में गिरने पर मजबूर कर रहे हैं। ये जहाज हाल ही में 5 हफ्तों के तहकीकी सफ़र पर इंग्लैंड से रवाना हुआ है। इस सफ़र पर सवार साइंसदान अपने साथ आर्कटिक में अब तक इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे जदीद साइंसी आलात अपने साथ लेकर जा रहे हैं। बर्फानी तोदों के माहिर ओलिवर मार्श ने हमें बताया कि ये आलात किस तरह काम करेंगे। ये ट्यूब्स नए तरह के आलात हैं जिन्हें हमने डेवलप किया है ताकि बर्फ में सुराख करके वहां इन्हें लगाया जा सके। ये बर्फ में पड़ने वाले दरारों और इन दरारों के फैलाव की पैमाइश करेंगे और साथ ही बर्फ की पोजीशनिंग और इसके अंदर दबाव का भी जायजा लेंगे। इसके अलावा हमारे पास वर्टिकल टेक ऑफ ड्रोन्स भी हैं जो हर चंद हफ्तों बाद पूरे ग्लेशियर का जायजा लेगा
ग्रीन लैंड में जो कुछ होता है वो सिर्फ ग्रीन लैंड तक महदूद नहीं रहता। ग्लेशियर्स के पिघलने से बड़ी मिकदार में ताज़ा पानी नॉर्थ अटलांटिक में शामिल होता है, जो उन समुद्री धारों को मुतासिर कर सकता है जो हमारे माहौल को रेगुलेट करने में मदद करती हैं। इंग्लैंड के बाज़ इलाकों में इस साल समुद्री दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफे की 2 लहरें रिकॉर्ड की जा चुकी हैं, जो गर्म होते समुद्रों की अलामत है। अगर ग्रीनलैंड में मजीद बर्फ पिघला दें तो नॉर्थ अटलांटिक में ज्यादा ताज़ा पानी गिरेगा, जो यूरोप मुंतकिल होने वाली गर्मी की रफ्तार सुस्त कर देगा। और अगले 10 सालों में हम ये बदल सकते हैं कि बरतानिया में कहाँ बारिश होगी और उससे सर्दी में ज्यादा तूफान आएंगे। असल मसला किसानों को होगा या उनको जो हमारे जखीरों की मंसूबाबंदी करते हैं। इस मुहिम के दौरान जमा किए जाने वाले डेटा से साइंसदानों को गर्म होती दुनिया की बेहतर तस्वीर मिलेगी और ये भी कि हजारों किलोमीटर होने वाली तब्दीलियां किस तरह बरतानिया के माहौल को मुतासिर करती हैं। कहा जाता है कि मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाने की रिवायत 5000 साल पुरानी वादी सिंध की तहजीब से चली आ रही है। आज भी कसूर में कुछ कारीगर इस हुनर को जिंदा रखे हुए हैं। माजी में बच्चों के पसंदीदा ये मिट्टी के खिलौने अब उतने मकबूल नहीं रहे और इसके साथ ही इस हुनर से वाबस्ता खानदानों का रोजगार भी मुतासिर हो रहा है। इस कदीम रिवायत का मुस्तकबिल क्या है, जानिए नाजिश फैज से। 5000 साल पहले वादी सिंध की तहजीब में मिट्टी से बने हुए खिलौने और बर्तन रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा होते थे। वक्त बदला, तहजीबें बदली, मगर ये हुनर नस्ल दर नस्ल चलता रहा। कसूर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और बहुत से खानदान आज भी इस कदीम रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। मोहम्मद रियाज ने 5 साल की उम्र में मिट्टी से बर्तन और खिलौने बनाना सीखा था। कई बरस तक वो यही खिलौने बनाकर रोजगार कमाते रहे, मगर अब प्लास्टिक के सस्ते और आसानी से दस्तयाब खिलौनों ने मिट्टी के खिलौनों की मांग बहुत कम कर दी है। ये बनाने वाले काम हो रहे हैं, आगे जो नवी नस्ल है वो नहीं है बना रही, लेकिन दूसरे खिलौने आ गए ना, ये प्लास्टिक वगैरह ये शीशे के बने ये आ रहे हैं बहुत, वो जहाँ करके कम होता जा रहा है। परवीन बीबी की कहानी भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। उन्होंने 28 साल पहले मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाना शुरू किए और शोहर की वफात के बाद इसी हुनर के जरिए अपने बच्चों की परवरिश की। मगर आज मिट्टी के खिलौनों की मांग खत्म होने के बायस वो गमले, सजावटी सामान और घरेलू इस्तेमाल की दूसरी मसनूआत बना रही हैं ताकि किसी तरह घर का खर्च चल सके। खिलौनियां दा खत्म हो गया ना ते ये ज्यादा हो गया होटलां दा भी जेड़ी शै वेखनी होई फिर असां तो वही बनाउणी विच काम सानू लभ गया, रोटी लभ जांदी है। काम ना करांदे फिर तां नहीं ना दिंदे। ए गर्मी विच धुप्प बचटकू बहुत हां धुप्प लगेगी ना ते फिर हुण धुप्पे बैठा नहीं जांदा तो मैं कर लेनी। मोहम्मद आरिफ कहते हैं कि 2 दहाइयों पहले मिट्टी के खिलौने इतने फरोख्त होते थे कि बाइज्जत रोजगार चल जाता था, मगर अब गाहक ना होने के बराबर रह गए हैं। इसलिए उन्होंने भी अपनी कारीगरी का रुख खिलौनों से हटाकर ऐसी मसनूआत की तरफ कर दिया है जिनकी बाजार में कुछ तलब मौजूद है। नहीं मेहनत करते हैं, इसमें गुजारा नहीं होता, इसलिए वो छोटे खिलौने बनाने छोड़ दिए हमने। बड़े बड़े बनाते हैं जिसमें घर का खर्चा चलाना हो। मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो 40,000 रुपया महीने का कमाता हूँ, इसमें खर्चा नहीं पूरा होता। इतने बिल आ जाते हैं बिजली के। होटलों में बहुत ज़्यादा हांडी जाती हैं, छोटी छोटी हांडियाँ इतनी जो है ना, तकरीबन 150-200 पीस बन जाता है। 1000-1500 का काम हो जाता है। बस मैं काम करूँगा तो पैसे मिलते हैं, ना काम करो छुट्टी कर ली उन्होंने पैसे काट लेने हैं। मोहम्मद रियाज, परवीन बीवी और मोहम्मद आरिफ अपनी नस्ल के आखिरी कारीगरों में शामिल हैं जो ये हुनर जानते हैं। उनका कहना है कि मेहनत ज़्यादा और आमदनी कम होने की वजह से उनके बच्चों ने ये पेशा नहीं अपनाया, जिसके बायस ये सदियों पुराना हुनर ख़त्म होने के खतरे से दो चार है। खुद बेटे मेरे जेड़े आंदे ने इत्थे आके देख के चले जाते नहीं ऐसे नहीं है वो कहते नहीं मशक्कत ज़्यादा मेहनत घट। और सामीन इसके साथ ही आज का सहरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें।
पाकिस्तान ने हुसी मलेशिया को खबरदार किया कि पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों या पाकिस्तान के बहरी मफादात के खिलाफ किसी भी जारहाना इक़दाम को पाकिस्तान की कौमी सलामती और खुद मुख्तार मफादात के लिए संगीन खतरा तस्वर किया जाएगा। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक पाकिस्तान अपनी बहरी तनसीबात और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हक़ के दिफ़ा के तहत तमाम ज़रूरी इक़दामात बाशमूल कानून के मुताबिक ताकत के इस्तेमाल का हक़ महफूज रखता है। बयान में ये भी कहा गया कि पाकिस्तान हुसी मलेशिया की जानिब से सऊदी अरब और बहराए अहमर में तिजारती जहाज रानी के खिलाफ धमकियों की गैर मुबहम अल्फाज में मजम्मत करता है। इंडिया की शुमाल मशरकी रियासत से कम में ज़ेर तामीर सुरंग का हिस्सा गैस के धमाके के बाद मुनहदम होने से कम 12 मजदूर हलाक हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक पीर के रोज सुरंग मुनहदम होने के बाद से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि मजीद 13 अफराद के बारे में इतला है कि वो अभी तक फंसे हुए हैं। कौमी आफात से निमटने वाले इदारे NDRF के मुताबिक हादसा सुरंग के अंदर तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर पेश आया है।